हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत में प्रादेशिक नियोजन। भारत में नियोजन प्रक्रिया शुरू के 50 वर्षों में मूलतः केंद्रीकृत रही और इसमें विकेंद्रीकरण नाम मात्र का ही हो सका, अर्थात ये केंद्र से ही संचालित की जा रही थी और विकेंद्रीकरण ज़्यादा नहीं हो पाया था। भारत में नियोजन प्रक्रिया के कुछ मूल संगठक हैं, तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है? योजना आयोग है और राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, और तीसरा है सभी राज्यों के राज्य नियोजन बोर्ड। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा इसके लिए एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था होती है। योजना आयोग के मुख्य कार्य वो हम देखते हैं क्या होता है। इसमें पहला है पंचवर्षीय या वार्षिक योजना निर्माण करना। दूसरा है राष्ट्रीय योजना की निगरानी करना। तीसरा है योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करना। चौथा है योजना में तय किए गए लक्ष्यों के मापदंड तैयार करना। पांचवा है योजना की समीक्षा एवं प्रबोधन करना। और छठा है नियोजन पद्धति में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन करना। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत की पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में प्रादेशिक आयाम शामिल नहीं किया जा सका। प्रदेशों की तकनीकी पहचान नहीं किए जा सके, जिसके कारण नियोजन प्रक्रिया में असंतुलित प्रादेशिक विकास का सर्वथा अभाव रहा। प्रादेशिक एवं स्थानीय पहलुओं को तीसरी योजना में शामिल किया गया और इस प्रकार संतुलित प्रादेशिक विकास की दिशा में अधिकाधिक नियोजन की शुरुआत हुई। इसमें जैसे कि दामोदर घाटी जो विकास निगम है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत में प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में 2 अति महत्वपूर्ण प्रयास माने जाते हैं। दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं की परिधि के बाहर के प्रयास थे, क्योंकि इन्हें एक से अधिक राज्यों में लागू किया जाना था। दामोदर घाटी परियोजना की आंशिक सफलता एवं देश की राजधानी से जुड़े हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की निम्न उपलब्धि भारत में प्रादेशिक नियोजन के प्रति आधिकारिक अनदेखी के साक्षात प्रमाण हैं। संविधान में किए गए 73वें व 74वें संशोधन ने स्थानीय स्तर के नियोजन को एक नया आयाम दिया। राज्य सरकार की टाल मटोल की नीति ने स्थानीय स्तर के नियोजन को सफल होने में बाधा पहुंचाई। पंचायत समितियां अब भी धन के लिए राज्य एवं केंद्र के अनुदानों पर निर्भर हैं। इनके द्वारा आर्थिक स्वायत्तता की मांग की जा रही है। विशेषज्ञों की राय में नियोजन की प्रक्रिया तब अधूरी है जब इसमें आम जनता की सहभागिता ना हो। अब देखते हैं कि प्रादेशिक नियोजन की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है। तो नियोजन शिक्षा की गुणवत्ता, नियोजन के प्रति जागरूकता, नियोजन से जुड़े संस्थानों की दक्षता और प्रादेशिक नियोजन से जुड़े मूल मुद्दों की सही पहचान और समझ। भारत में प्रादेशिक नियोजन से संबद्ध योजना निर्माण, कार्यान्वयन, समीक्षा, सहयोग एवं सहभागिता के क्षेत्रों में काफ़ी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब हम ये जानेंगे कि प्रादेशिक नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन कुछ उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। वास्तव में यह मानव चिंतन पर क्रिया करने की एक प्रक्रिया है। नियोजन मूल रूप से मानव के व्यवहार, उसकी आशाएं, चिंतन एवं उनकी क्षमताओं से संबंधित माना जाता है। प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रदेश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं सभी पर ध्यान दिया जाता है। इनमें से किसी भी को भी अनदेखी करना प्रादेशिक नियोजन की आत्मा से दूर होना है। इसका स्तर व्यष्टि, मध्यम एवं समष्टि हो सकता है तथा दिक्स्थान संबंधी अवधारणा है। दूसरे शब्दों में प्रादेशिक नियोजन किसी प्रदेश की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाने वाले एक विशेष प्रकार का जन प्रयास है। अर्थात प्रादेशिक नियोजन मूलतः किसी प्रदेश के समाज की संरचना से जुड़ा है।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन एक ऐसा भौगोलिक तकनीक है जिसमें किसी प्रदेश विशेष के संसाधनों का ऐसा उपयोग सुनिश्चित किया जाता है ताकि उसके सभी समुदाय का समन्वित विकास संभव हो सके। अब हम देखेंगे प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है घटनाओं के लंबवत एकता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत किसी प्रदेश के सभी भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करना आवश्यक है, अर्थात किसी दिक् स्थान के किसी एक घटक का नियोजन करना प्रादेशिक नियोजन की तकनीक का वास्तविक परिपालन नहीं है। दूसरा है क्षैतिज स्थानिक एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक तंत्र कई उपतंत्रों से मिलकर बना होता है। किसी भी उपतंत्र को अलग करके नहीं देखा जा सकता तथा उनका अर्थ तभी समझ में आता है जब इन्हें एकीकृत समग्र रूप में देखा जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मानव शरीर में दिखता है, जहाँ एक तरफ पूरा मानव शरीर एक तंत्र की सहायता से कार्य करता है, दूसरी तरफ इनमें कई पूर्ण उपतंत्र भी हैं, जैसे पाचन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र इत्यादि। इनमें से किसी भी एक उपतंत्र में आई गड़बड़ी का प्रभाव दूसरे उपतंत्र के साथ साथ पूरे मानव शरीर पर भी परिलक्षित होता है। इसी प्रकार मानव शरीर रूपी तंत्र जो कई उपतंत्रों से बना है, आपस में इस तरह संबद्ध है कि इनका एकल अध्ययन बेमानी लगता है। ठीक इसी तरह किसी प्रदेश का नियोजन इसके बगल के प्रदेशों को गौण मानकर संभव नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रीय नियोजन की अंतर्राष्ट्रीय स्थानिक वास्तविकताओं की अनदेखी करके नहीं की जा सकती। अब तीसरा जो सिद्धांत है वो है दिक् काल सातत्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार स्थानिक आकाशिक वास्तविकताएं चतुर्यामी हैं। 3 आयाम स्थान के और 1 आयाम समय या काल है तथा स्थान और समय एक दूसरे से विलगित नहीं किया जा सकता। प्रदेश एक जीवित गजित घटक है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में संचालित होता है, ठीक उसी तरह जैसे मानव शरीर का डीएनए। इस प्रकार एक प्रादेशिक नियोजन को इस बात के प्रति सचेत होना जरूरी है कि प्रादेशिक स्थान एक निरंतर वृद्धिकारी जैविक समग्र है तथा नियोजन न सिर्फ स्थान बल्कि काल में भी किया जा सकता है। फिर चौथा है विस्तृत विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के द्वारा संपूर्ण प्रादेशिक स्थान का विकास होना चाहिए, जैसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों एवं समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास। फिर पांचवा है सामुदायिक विकास सिद्धांत। सामुदायिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सभी के आत्म विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। पूरा समुदाय एक जैविक समग्र है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलने के उपरांत ही एक समरसता से पूर्ण समुदाय का विकास होता है तथा विभिन्न समुदाय के मध्य एक सद्भावपूर्ण संबंध विकसित हो सकता है। फिर छठवां है सामाजिक वांछनीयता और आर्थिक व्यवहार्यता के मध्य समतुल्यता का सिद्धांत। प्रादेशिक नियोजन की प्रक्रिया में नियोजन के इस सिद्धांत का परिपालन आवश्यक हो जाता है क्योंकि सामाजिक आवश्यकताओं और आर्थिक रूप से संभव हो सकने वाले उपायों से ही व्यापक विस्तृत विकास संभव है। प्रादेशिक योजनाओं की धारणा एवं सोच का अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है जब तक कि उनकी आर्थिक व्यवहार्यता को भी सचेत होकर न सोचा जाए। और सातवां तथा अंतिम है पारिस्थितिकी समतुल्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रदेश के विकास के लिए किए जा रहे नियोजन को उस प्रदेश की पारिस्थितिक वास्तविकताओं के अनुरूप होना आवश्यक है ताकि प्रादेशिक पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण की धारणीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।